हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनेशिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अप्रैल के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स। तो ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है और आपको ये आधे घंटे के अंदर अंदर मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स और उनमें से आपको क्या याद रखना है यहाँ पे बताया जाएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी और वीडियोज़ आपको आती रहे। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट न्यूज़, दैट इज नेशनल न्यूज़ पे चलते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ डिस्कस करते हैं। पहली नेशनल खबर ये है कि भारत में 20 से 22 अप्रैल तक ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट समिट ऑर्गेनाइज किया गया। अब ये आयुष का मतलब क्या है? आयुष का मतलब है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, सोवारिगपा एंड होम्योपैथी। ये इंडिया की, भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन की एक कलेक्शन है जिसमें पहले से, यानी जो मॉडर्न मेडिकल साइंसेज है उनसे पहले से इंडिया में डिजीजेस वगैरह को कैसे ट्रीट किया जाता था उसको लेके भारत की कुछ इनिशियल विजडम है। 2014 के बाद से इसे बहुत प्रमोट किया जा रहा है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई और नेशनल आयुष मिशन एक नया मिशन भी लॉन्च किया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये देखा है कि कुछ चीज़ों में, कुछ एस्पेक्ट्स में ये हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन बाकी मेडिसिन के मुकाबले थोड़ा बेटर काम कर सकते हैं, खास तौर पे प्रिवेंटिव केयर में एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। और ये इसलिए भी पता चलता है कि योगा को यूनाइटेड नेशंस ने अप्रूव किया कि 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाए। उसी के कंटिन्यूएशन में WHO के जो डायरेक्टर जनरल है मिस्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, वो इंडिया में आए थे और वो अटेंड करने आए थे आयुष इन्वेस्टमेंट समिट। इस आयुष इन्वेस्टमेंट समिट का जो आयोजन हुआ था वो गुजरात के गांधीनगर में हुआ था, महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात। आयुष मिनिस्ट्री को इस समिट के दौरान 28 कंपनीज की तरफ से 6000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लेटर ऑफ इंटेंट मिले हैं। दैट मीन्स द प्राइवेट कंपनीज वांट टू इन्वेस्ट एंड सेट अप डिफरेंट मेडिसिनल फैसिलिटीज एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज रिलेटेड टू ऑल दीज मेडिसिन। ये सभी मेडिसिन के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई पहले ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए। ये ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन गुजरात के जामनगर में बनाया जाएगा और ये WHO की बॉडी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सैंक्शन अथॉरिटी है। नेशनल आयुष मिशन का बजट जो इस साल के यूनियन बजट में आया है वो बहुत ज्यादा है, पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा। तो 500 करोड़ था पहले और अब 800 करोड़ हो गया है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट भी इस पे एम्फेसिस कर रहा है। और इस समिट के आयोजन से जो डिफरेंट कंपनीज आए, वहां के स्पीकर्स आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए बात की। तो ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 5.5 लाख जॉब्स जनरेट हो सकती हैं और 76 लाख लोगों की लाइव्स को ये इफेक्ट कर सकता है, पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकता है। तो होपफुली ये समिट के थ्रू हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन को वर्ल्ड वाइड और रिकॉग्निशन मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। 24 अप्रैल यानी कि वो दिन जिसे भारत में पंचायती राज दिवस के तौर पे मनाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि 1993 के अंदर भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, दैट वाज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड और ये एक्ट पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में कंपलसरी जगह दिलवाता है। इसी एक्ट को मनाने के लिए 24 अप्रैल 1993 के बाद से नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस साल पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज विजिटेड जम्मू एंड जम्मू के अंदर सांबा डिस्ट्रिक्ट में जाके उन्होंने बाकी सभी ग्राम पंचायतों को एड्रेस किया है, यानी जितनी भी ग्राम सभाएं इंडिया में हैं उन सबको एड्रेस किया और इस विजिट के दौरान कई सारे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उनकी की। इनॉग्रेशन और ग्राउंड ब्रेकिंग में फर्क होता है। इनॉग्रेशन मतलब प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, इट विल बी यूज्ड, एंड ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब कि प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट होना है। एनीवेज, इन्होंने सबसे पहले तो पल्ली पंचायत जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, सांबा इज अ डिस्ट्रिक्ट इन JNK UT, जम्मू एंड कश्मीर UT में है, और वहां पे एक गांव है, एक विलेज है जिसका नाम है पल्ली। यहां पे ये फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज के नाम से जाना जाता है अब, क्योंकि यहां पे जो सारी एनर्जी है वो एक बड़े से सोलर पैनल पावर प्लांट से बनाई जाती है। इसका मतलब कि कोई भी कोल बेस्ड या थर्मल पावर बेस्ड एनर्जी नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस नहीं होती है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कार्बन न्यूट्रल विलेज। और ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत जल्दी 3 हफ्ते में, 3 वीक्स में सोलर प्लांट लगवाया गया है। तो इसका मतलब अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट, इट कैन बी डन एट अ फास्ट पेस ऑल्सो। तो पल्ली पंचायत में इन्होंने इनॉग्रेशन किया सबसे पहले सोलर पावर प्लांट का। फिर इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया जिनकी टोटल वैल्यू निकल के आती है 20,000 करोड़।
उसमें से काजीगंज रोड टनल, बनिहाल से लेकर काजीगंज तक 8.45 किलोमीटर लॉन्ग रोड टनल बनाई गई है और ये डबल टनल रोड है, मतलब 2 टनल्स हैं और दोनों में वैक्यूम प्रेशर के थ्रू वेंटिलेशन प्रोवाइड किया गया है ताकि जो अंदर आने जाने वाले वाहन है उनको फॉग या फिर किसी तरीके की नॉक्शियस गैसेस इन्हें ना करनी पड़े। और ये वेंटिलेशन बहुत जरूरी होती है ताकि ये क्लियर विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड कर सके। यहां पे कई सारे रोड पैकेजेस का भी इन्होंने उद्घाटन किया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस कि 2 मेजर हाइड्रो पावर प्लांट्स का उद्घाटन किया गया है, रातले और क्वार। ये जो प्रोजेक्ट्स है काफी समय से चर्चा में रहे हैं। इसका एक कारण ये है कि ये चिनाब रिवर के ऊपर बनाए गए हैं और पाकिस्तान का हमेशा से ये कंटेस्टेशन है, खासकर इंडस वाटर ट्रीटी के बाद से, कि जो चिनाब और झेलम रिवर है इसका पानी पाकिस्तान में आपको आने देना चाहिए फ्रीली। लेकिन रीसेंट टाइम्स में हमने यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए हैं। जो रातले प्रोजेक्ट है 850 मेगावाट का है और क्वार प्रोजेक्ट है 540 मेगावाट का है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर चिनाब रिवर के ऊपर की गई है। तो इनको भी यहाँ पे लॉन्च किया गया और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया एंड दैट नेम इज अमृत सरोवर। अमृत सरोवर इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे। 75 साल हो गए आजादी को 15 अगस्त 2022 में और इसके लिए एक नई स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम है अमृत सरोवर। और प्रधानमंत्री का कहना है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, भारत में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, वहां पे स्मॉल वाटर बॉडीज को मिला के 75 वाटर बॉडीज को रीजुविनेट किया जाएगा, उनको दोबारा से डेवलप किया जाएगा और उनमें वाटर होल्डिंग या रिटेंशन कैपेसिटी को दोबारा से बनाया जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है इसको कहा जाता है अमृत सरोवर प्रोजेक्ट। सो दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो लॉन्च्ड ऑन नेशनल पंचायती राज दिवस। तो आई होप आपको इस पंचायती राज दिवस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये रिसेंट टाइम्स में काफी सारे बदलाव लेके आ रहा है। फॉर एग्जांपल कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट लेके आया है। उसी के साथ साथ हायर एजुकेशन में एक और रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई है जहां पे इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटीज को कोलैबोरेट करने की बात की गई है। इसके अंदर 3 तरीके की नई डिग्रीज लॉन्च की जाएंगी और उनके कुछ गाइडलाइंस यूजीसी ने इस हफ्ते निकाले। यूजीसी का कहना है कि आप डुअल डिग्री, ट्विनिंग प्रोग्राम या जॉइंट डिग्री, ये 3 तरीके से फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। देखते हैं यूजीसी इसमें ड्राफ्ट गाइडलाइंस में क्या कहता है। डुअल डिग्री का मतलब होता है कि बोथ इंडियन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस विल गिव सेपरेट एंड साइमल्टेनियस डिग्रीज फॉर अ कोर्स। मान लीजिए, आप एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, अभी इन्होंने फाइनल नहीं किया, बीटेक की डिग्री कर रहे हैं। बीटेक में आप डुअल डिग्री कर सकते हैं, यानी कि आप सेम डिग्री आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी मिलेगी, सेम ही डिग्री आपको इंडिया की यूनिवर्सिटी से भी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 8 साल के लिए बीटेक करनी पड़ेगी। आप उस 4 साल में से अगर 30% टाइम फॉरेन यूनिवर्सिटी में बिता देते हो, यानी कि इफ यू आर एबल टू स्पेंड 30% ऑफ योर टाइम इन फॉरेन यूनिवर्सिटी, रेस्ट ऑफ द टाइम इन इंडियन यूनिवर्सिटी, आपको 2 डिग्री मिलेगी। दैट इज कॉल्ड डुअल डिग्री। तो फॉरेन यूनिवर्सिटी भी आपको डिग्री देगा एंड इंडियन यूनिवर्सिटी भी डिग्री देगा, जिससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी इंडिया में भी और बाहर भी। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है जॉइंट डिग्री का। जॉइंट डिग्री का मतलब यह हुआ कि उनको एक ही डिग्री मिलेगी और उनको सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटी के अंदर ही एडमिशन लेने का पैसा देना है। दे ओनली हैव टू टेक एडमिशन इन इंडियन यूनिवर्सिटी और कुछ परसेंटेज ऑफ क्रेडिट्स अर्न करने के लिए उन्हें थोड़ी देर के लिए फॉरेन जाना पड़ेगा एंड दैट विल बी जॉइंट डिग्री। जॉइंट का मतलब है डिग्री पे दोनों यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होगा, डिग्री एक होगी। डुअल डिग्री मतलब 2 अलग अलग डिग्रीज होंगी। और तीसरा ट्विनिंग एग्रीमेंट। ट्विनिंग एग्रीमेंट का क्या मतलब हुआ? स्टूडेंट कैन स्टडी पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली इन फॉरेन, बट इंडियन यूनिवर्सिटी ही उसे डिग्री प्रोवाइड करेगा। मतलब उसकी डिग्री के ऊपर सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटी का ही नाम लिखा होगा। दैट इज कॉल्ड ट्विनिंग प्रोग्राम। ये 3 तरीके, डुअल, जॉइंट और ट्विनिंग, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। यूजीसी ने प्रपोजल दिया है और ये कहा है कि ऑनलाइन या ओपन डिस्टेंस लर्निंग के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यूजीसी देखिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब है कि ये कानून के तहत बनाई गई है। इट इज मेड अंडर अ लॉ एंड दैट लॉ वाज पास्ड 1953। हेडक्वार्टर्स यूजीसी के कहां है? न्यू दिल्ली में। तो ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, अभी हो सकता है फाइनल गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस आए, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है जान। भारत में एक और इवेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेमकॉन कॉन्फ्रेंस या सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद इसे इनॉग्रेट किया। ये कॉन्फ्रेंस का वेन्यू कहां पे है? बेंगलुरु में। इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये ISM एक्चुअली एक कंपनी की तरह काम करता है और ये कंपनी इन टर्न कहां पे किसके अंडर आती है? डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंदर। यहां पे देखिए, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंदर। और ये डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस सेमिकॉन में से सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है? आपको ये याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन बनाई गई है, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई गई है। उस कंपनी के अंदर एक और वर्टिकल बनाया गया है जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और ये ISM क्या कंडक्ट करवा रहा है? सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस। बस इतना याद रखना है, उसके अलावा ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए। 2022 की सेमीकॉन कहां पे हो रही है? बेंगलुरु में हो रही है। और मार्च 2022 में इस कॉन्फ्रेंस को कराने के लिए और आगे के इंडिया के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने के लिए कैबिनेट ने 76,000 करोड़ 76,000 करोड़ का एलोकेशन किया है। सेमीकंडक्टर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड में सिर्फ 4 से 5 कंट्रीज हैं जहां पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की फाउंड्रीज हैं, यानी जहां पे वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं। USA, ताइवान, जापान, चाइना। इसके अलावा कहीं पे भी सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते। और इस इंटरडिपेंडेंस की वजह से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है वो सफर करती है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स आप बाहर से इंपोर्ट करते हो उसके लिए आपको दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर आपने यहां पे कंपनीज को इनवाइट किया और उनको कहा कि इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करो। किसकी? सेमीकंडक्टर चिप्स की। अब ये सेमीकंडक्टर चिप्स आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ मोबाइल फोन्स में यूज होते हैं। नहीं, ये टीवी के अंदर यूज होता है, ये आपकी डिस्प्लेज के अंदर यूज होता है, ये आपके ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज होता है। क्या आपको पता है कि आपके गाड़ी के अंदर जो अब न्यू जनरेशन की कार्स आ रही है उसमें 40% जो कॉस्ट है वो सेमीकंडक्टर चिप्स पे लगता है। तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट और डिफेंस टेक्नोलॉजीज के अंदर सब जगह इसकी जरूरत है। तो ये अब आपका एक सनराइज सेक्टर है, इसमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रही है। तो इसलिए ये सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस करवाई गई। आई होप आपको ये पता लग गई होगी इसमें से न्यूज क्या है। नेक्स्ट है नाबार्ड, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड ने डिसाइड किया है कि हम एक फार्मर डिस्ट्रेस्ड इंडेक्स या डिस्ट्रेस्ड फार्मर इंडेक्स, कुछ भी अभी नाम देंगे उसको, FDI या DFI, ऐसा एक इंडेक्स बनाएंगे। इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस ये होगा कि हम उन फार्मर्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जिनको एक्चुअल में फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है। और ये क्यों पाया गया? क्योंकि एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई थी जो नाबार्ड ने करवाई थी और उनके साथ भारत कृषक समाज इस ऑर्गेनाइजेशन ने करवाई। उन्हें यह पता चला कि 60% ऑफ हाई एंड वेरी हाई डिस्ट्रेस्ड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैव नॉट रिसीव्ड बेनिफिट ऑफ फार्म लोन वेवर। जी हां, आपने देखा होगा कि कई राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, फार्मर्स के लिए गए लोन्स को माफ कर देती है, लेकिन क्या उस लोन की माफी का फायदा स्मॉल फार्मर्स को मिलता है, मार्जिनल फार्मर्स को मिलता है? नहीं, 60% को तो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कौन से फार्मर को किस तरीके की हेल्प की जरूरत है। उसके लिए नाबार्ड बनाने वाला है एक फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स। बस इतनी सी न्यूज है। इसमें आप जब इंडेक्स बनेगा तब हम क्राइटेरिया देखेंगे। अभी के लिए ये सोचा जा रहा है कि कितना डेट बर्डन है, कौन से क्लाइमेट जोन में पड़ता है बंदा फार्मलैंड, कहाँ रेनफॉल एक्सेस है, कहाँ सॉइल मॉइस्चर है, ये सारे फैक्टर्स देख के एक इंडेक्स बनाया जाएगा और उसके आधार पे किसानों को मदद की जाएगी। तो ये टारगेटेड सर्विस डिलीवरी के लिए बनाया जाएगा। बस इतना याद रखना है इसमें। नेक्स्ट आते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। भारत ने रिसेंटली इंडिगो एयरलाइंस के एक एयरक्राफ्ट को सबसे पहली बार SBAS गगन की मदद से लैंड करवाया। अब ये SBAS क्या होता है? सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। आपको पता है कि हम जब गूगल मैप्स यूज करते हैं तो हम USA का GPS सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और ये जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है ये USA के द्वारा एस्टैब्लिश सैटेलाइट्स की मदद लेता है और हमें डायरेक्शन बताता है।
एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ कराने के लिए हम जीपीएस का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हम उस एक्यूरेसी से नहीं चल सकते जितनी एक्यूरेसी से हम गूगल मैप्स देखते हैं। क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट लैंड कराने के लिए बहुत प्रिसीशन चाहिए, और जीपीएस के सिग्नल में कई बार प्रॉब्लम आती है। कई बार आपने गूगल मैप्स में देखा होगा कि आप कहीं जा रहे हैं और कहीं और पहुंच जाते हैं। क्या एयरक्राफ्ट में ऐसा आप अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसके लिए भारत ने अपना एक सिस्टम बनाया है जिसमें एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव मेड गगन। गगन का मतलब है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। अब ये गगन ऐसा नहीं है कि पहली बार यूज हुआ है, इट वॉज मेड इन 2014, मतलब बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन रिसेंटली इसको लैंडिंग के लिए प्रॉपरली इस्तेमाल किया गया है। मतलब जीपीएस के द्वारा जो सिग्नल आता है उसको ऑगमेंट करने के लिए, मतलब उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हमने एक अपना सिस्टम बनाया है जिसका नाम है गगन, और इसकी मदद से हम अब लैंड करवा रहे हैं एयरक्राफ्ट। ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत सारी कंट्रीज के पास नहीं है, यानी कि आपकी जो ऑगमेंटेशन, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, ये जापान, यूएस, यूरोप और चाइना के पास ही है बस। इसके बाद 5th नंबर पे इंडिया आता है। तो एक बहुत बड़ी खबर है। कौन सी एयरक्राफ्ट लैंड हुआ है? इंडिगो एयरलाइंस का। कहां पे लैंड हुआ है? किशनगढ़ एयरपोर्ट पे। किशनगढ़ कहां पे है? राजस्थान में। तो अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे लिए, क्योंकि आगे जाके हम जीपीएस की डिपेंडेंस भी कम करना चाहते हैं। आपको याद होगा इंडिया ने IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया था 2014-15 के करीब, और उसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे गगन का। बट अभी के लिए जीपीएस को ऑगमेंट किया जा रहा है यहां से, और जीपीएस है किसका सिस्टम? बेसिकली अमेरिका का सिस्टम। ठीक, तो अब ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स, अब जो एयरपोर्ट्स है उसकी मदद करेगा ये गगन नेविगेशन सिस्टम। और गगन के सिर्फ इतने ही फायदे नहीं है, और भी फायदे। क्या फायदे हैं? इसको आप ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, यानी ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसको आप फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप रिसोर्सेज की मैपिंग कर सकते हो। तो इतना ही नहीं है कि आप इसको एयरक्राफ्ट लैंड करने के लिए यूज करेंगे, आप इसको बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भारत ने कई सारे सैटेलाइट भी लॉन्च किए, जैसे GSAT-8, GSAT-10, GSAT-15 लॉन्च होना है। तो ये सारे सैटेलाइट्स जो है इसी में मदद करेंगे हमारी, और ये इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह क्या है? ऊर्जा प्रवाह रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड के एक नई ऑक्सिलरी शिप का नाम है। ऑक्सिलरी बार्ज या ऑक्सिलरी शिप कौन सी होती है? जो एक्चुअल में आपके डिफेंस के लिए काम नहीं आती है, आपके वॉरफेयर में काम नहीं आएगी, आपकी सिक्योरिटी के लिए काम नहीं आएगी, लेकिन उसकी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए काम आएगी। ये ऊर्जा प्रवाह 22 अप्रैल को कोची में आई और इसको कमीशन कर दिया गया टू माहे एंड केरला ऑपरेशनल कमांड। किसके पास आई है ये? कोस्ट गार्ड के पास। ध्यान रखना है, नेवी के पास नहीं है, कोस्ट गार्ड के पास है। और कोस्ट गार्ड हमारे जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं वहां की सिक्योरिटी मेंटेन करता है, जबकि नेवी आउटसाइड टेरिटोरियल वाटर्स जो होता है वहां की सिक्योरिटी भी नेवी के हाथों में होती है। ऊर्जा प्रवाह का ड्राफ्ट है 1.85 मीटर्स। ड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? ये वाटर लेवल है और ये आपकी शिप है। तो ड्राफ्ट होता है ये डिस्टेंस, यानी वाटर लेवल से लेके शिप के बॉटम तक का जो डिस्टेंस होता है उसको ड्राफ्ट कहते हैं। तो ड्राफ्ट इसका 1.85 मीटर है और लेंथ इसकी 37 मीटर तक लॉन्ग है। और ये आपके कार्गो एविएशन के लिए, सामान ले जाने के लिए, फ्यूल ले जाने के लिए, रिफ्यूलिंग करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए ये काम आएगी, लेकिन मेन शिप नहीं है ये एक ऑक्सिलरी बार्ज है। तो ये आपको याद रखना है, ऊर्जा प्रवाह। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। यूके और इंडिया के बीच में कुछ पार्टनरशिप लॉन्च की गई। ये आप देख रहे हैं, बोरिस जॉनसन साहब जेसीबी की फैक्ट्री पे गए थे। जेसीबी एक ब्रिटिश कंपनी है और जेसीबी इंडिया में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाती भी है, लेकिन इसको जेसीबी कहते तो हैं हम, लेकिन ये जेसीबी एक कंपनी का नाम है। एक्चुअल में इस डिवाइस का नाम है बैकहो, जिसको हम बुलडोजर कह रहे हैं आजकल, बिकॉज बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो ये जो बैकहो है, जिसको हम लोग आम भाषा में जेसीबी कह देते हैं, वो जेसीबी बेसिकली ब्रिटेन की कंपनी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत में आए थे, इंडिया में आए थे, एंड इन्होंने 2 एग्रीमेंट्स भारत के साथ साइन किए। जिन 2 एग्रीमेंट्स की बात कर रहा हूं वो एक है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप एंड ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप। दोनों के बारे में एक एक लाइन जान लेते हैं। यूके और भारत ने डिसाइड किया है कि हम सिविल न्यूक्लियर एप्लीकेशंस, यानी न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा के
सिविलियन एप्लीकेशंस पे कोलैबोरेट करें, बॉम्ब बनाने के लिए नहीं, एनर्जी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, मेडिकल फील्ड में न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए, तो उसमें कोलैबोरेट करेंगे जिसमें हम आपस में रिसर्च वगैरह सब कंडक्ट करवाएंगे। दूसरा क्या है, इनोवेशन पार्टनरशिप। इनोवेशन पार्टनरशिप कहती है कि हम एक फंड बनाएंगे $100 मिलियन का, और उस $100 मिलियन के फंड से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यानी कि अफ्रीका, एशिया के पिछड़े हुए देश, इन सब देशों में जाके इनोवेशन को फाइनेंस करेंगे। और वो इनोवेशन का फाइनेंस किस लिए होगा, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी अफ्रीकन कंट्री में सोलर पावर प्लांट लगाना है तो उसके लिए इंडिया और यूके साथ में कोलैबोरेट करके फाइनेंस करेंगे। तो ये 2 एग्रीमेंट्स हमने साइन की है, किसके साथ, यूके के साथ। नेक्स्ट नेशनल न्यूज पे चलते हैं। एक स्कीम जिसका नाम है ZED या MSME ZED सर्टिफिकेशन स्कीम, ये दोबारा से एक नए सिरे से लॉन्च की गई है। एक्चुअली ये ऑलरेडी स्कीम चल रही थी 2018 से, दिस स्कीम वाज ऑलरेडी रनिंग, और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME, इस मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम चल रही थी। इसको नए तरीके से थोड़ा सा इसके पॉइंट्स चेंज करके दे हैव लॉन्च्ड एंड इसलिए न्यूज में है। इस स्कीम का बेसिकली नाम है Z यानी जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। अब आप बोलोगे कि इसका नाम ZZ क्यों नहीं है, क्योंकि सुनने में अच्छा नहीं लगता है, एक्रोनिम क्या होना चाहिए, Z। तो ठीक है, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट MSMEs के लिए, यानी कि जो स्मॉल हमारे छोटी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए जीरो डिफेक्ट यानी गुड्स जो बनाए जाते हैं उनमें डिफेक्ट ना हो, और डिफेक्ट होने की वजह से एक्सपोर्ट किए हुए गुड्स को वापस ना भेज दिया जाए वहां से, ये होता है जीरो डिफेक्ट। और जीरो इफेक्ट क्या है, जीरो इफेक्ट ये है कि गुड शुड नॉट हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। मतलब हम ऐसी प्रोसेसेस को इस्तेमाल करें जो एनवायरमेंट में पोल्यूशन नहीं करती है, ज्यादा वेस्ट डिस्चार्ज नहीं करती है, और बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से बनाई जा सके। ये है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। अब इसके लिए MSMEs क्या करती हैं, सर्टिफिकेशन लेती है, और सर्टिफिकेशन के डिग्रीज होते हैं, जैसे ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब। और जिस हिसाब से इनको सर्टिफिकेशन मिलती है उस हिसाब से बाहर की एक्सपोर्ट मार्केट में इनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास एक ठप्पा लग गया कि हाँ जी ये जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट वाला प्रोडक्ट है। रेटिंग 4 साल के लिए मिलती है। और इस स्कीम में किया क्या जाता है, बेसिकली रेटिंग करने से थोड़ी ना उनकी मदद हो जाएगी, यू विल हैव टू गिव देम फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो अगर आपको Z या ZED सर्टिफिकेशन चाहिए होता है तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, और बहुत सारा पैसा खर्चा आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आपको इसमें सब्सिडाइज कर देगी। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस को 80%, स्मॉल एंटरप्राइजेस को 60% और मीडियम एंटरप्राइजेस को 50% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। किसके ऊपर, सर्टिफिकेशन की जो कॉस्ट खर्चा आएगा उसके ऊपर। साथ ही साथ अगर आपका MSME विमेन, SC, ST के नाम पे है 10% और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और हर एक MSME को 5 लाख रुपए नकद यानी कि कैश असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो अपनी सर्टिफिकेशन प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट कर सके। सो दिस इज लाइक अ हैंड होल्डिंग फॉर स्मॉल कंपनीज। अब इससे एक बात निकल के आती है कि MSME होता क्या है। बेसिकली MSME की डेफिनेशन 2006 के MSMED एक्ट के द्वारा दी जाती है। MSMED एक्ट 2006 में आया था, तो उसके अंडर रिसेंटली 2020 में एक अमेंडमेंट हुआ है। उस अमेंडमेंट के तहत MSME की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। अगर आप माइक्रो के अंडर आते हैं तो इसका मतलब कि आपके एंटरप्राइज में, आपके बिजनेस में 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ से कम टर्नओवर है। टर्नओवर मतलब रिटर्न जितना आपके पास आ रहा है। अगर आप स्मॉल की कैटेगरी में आते हैं तो 10 और 50 यानी इन्वेस्टमेंट 10 से कम और टर्नओवर 50 से कम। अगर आप मीडियम में आते हैं तो आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, 20 से कम इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ से कम रिटर्न। अब सवाल आता है कि MSME होता क्या है। देखिए, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ये 3 कैटेगरीज हैं एंटरप्राइजेस की। माइक्रो के लिए योर इन्वेस्टमेंट विल बी लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर विल बी लेस देन 5 करोड़। तो ऐसे आप टेबल याद रख लो, 1 और 5। माइक्रो से शुरू होता है, फिर स्मॉल पे जाता है। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ और टर्नओवर है 50 करोड़। मतलब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की है अपने बिजनेस में और आपको रिटर्न 50 करोड़ से कम का आ रहा है, तो आप किस में आएंगे, आप आएंगे स्मॉल में।
और मीडियम में आने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट होगी 50 करोड़ और टर्नओवर होगा 250 करोड़। तो आप ऐसे याद रख लो 1 10 50 5 50 250, है ना। सो वेरी इट विल बी इजी, है ना। 1 10 50 5 50 250, यहां पे माइक्रो, यहां पे स्मॉल, यहां पे मीडियम, बस ये आपकी एमएसएमई की क्लासिफिकेशन। तो इसके लिए स्कीम है जिसका नाम है ZED सर्टिफिकेशन। नेशनल न्यूज यहीं पे खत्म होती है। अब आते हैं इंटरनेशनल न्यूज, यानी कि वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है उसके ऊपर। बड़ी खबर फ्रांस से कि इमैनुअल मैक्रोन साहब दूसरी बार फ्रांस के प्रेसिडेंट या फ्रेंच राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी या मेन ओपोनेंट मरीन लेपेन को काफी कंसिडरेबल मार्जिन से हरा के ये इलेक्शंस जीते हैं। और मरीन लेपेन जो हैं वो एक राइट विंग लीडर रही हैं। राइट विंग से अगर यूरोप की पॉलिटिक्स में बोला जाए तो उन्हें एंटी इमिग्रेशन भी बोला जा सकता है। वो फ्रांस के अंदर बहुत रेडिकल चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं फ्रांस की सोसाइटी के अंदर, या आउटसाइडर्स को मना करना चाहते हैं, और कई सारी उनकी पॉलिसीज जो हैं थोड़ी सी पोलराइजिंग है। और इस वजह से यूरो या यूरोपियन यूनियन के अंदर भी उनकी मेंबरशिप जो है उस पर भी सवाल उठाती है मरीन लेपेन। इस वजह से जो बाकी देश हैं वो मैक्रोन के आने से थोड़े से खुश हैं कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहेगी यहाँ पे फ्रांस में। मैक्रोन पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं फ्रांस के पिछले 20 साल में जिनको दोबारा रीइलेक्ट किया गया है, और दोनों ही कैंडिडेट्स को इस बार काफी ज्यादा लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा, क्योंकि 1/3 वोटर्स ने तो वोट ही नहीं दिया इन दोनों को। और फ्रेंच की जो प्रेसिडेंशियल प्रोसेस है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है एंड विल नॉट गो इनटू इट, क्योंकि अभी हम बहुत सारे करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। इस इलेक्शन का टर्नआउट भी बहुत कम था, 72% था। तो इसका मतलब लोग जो है वो फ्रांस के लोग काफी निराश है अपनी सरकार से। इवेंचुअली आपके मैक्रोन जो है उनके पास 58% वोट्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब है दैट फॉर द सेकेंड टाइम ही इज बिकम द प्रेसिडेंट। इंडिया के लिए भी ये अच्छी खबर है, क्योंकि मैक्रोन और प्रधानमंत्री मोदी के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं और फ्रांस और इंडिया काफी क्लोज आए हैं ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंटशिप। एनीवेज, कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, रशिया से न्यूज आई है। अब इंटरनेशनल है तो रशिया से तो आएगी ही। रशिया ने यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से, ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से विड्रॉ कर लिया है रशिया ने। अब होना यह था कि यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका नाम है WTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसने वोटिंग करनी थी रशिया को सस्पेंड करने के लिए या रशिया को इससे मेंबरशिप से निकालने के लिए। इससे पहले कि ये वोटिंग कर सकते, रशिया ने खुद को ही विड्रॉ कर लिया। सो दे हैव विड्रॉन देमसेल्व्स फ्रॉम दिस UNWTO। और वहां के WTO के सेक्रेटरी जनरल ज़ुराब पोलोलिकावस्की ने ये कहा है। अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो कोई बात नहीं, आपको नाम यहां से पता चल जाएगा, ज़ुराब पोलोलिकावस्की। इन्होंने ये कहा कि रशिया यहां से विड्रॉ कर रहा है, तो ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि एक्चुअल में वोटिंग भी की उन्होंने। इवन आफ्टर रशिया हैज विड्रॉन देमसेल्व्स, दे वोटेड एंड दे सेड कि रशिया को हम एक्सपेल करना चाहते हैं। तो अगर आपने UNWTO में से किसी को निकालना है तो इसके 159 मेंबर्स में से 2/3 को कहना पड़ता है कि हाँ इसको निकालना चाहिए। इंडिया ने ऑफकोर्स एब्सटेन किया, क्योंकि इंडिया विल नॉट बी सेइंग एनीथिंग दैट कैन चेंज द रिलेशन विद आइदर वेस्ट और रशिया। तो UNWTO के हेडक्वार्टर्स आपने याद रखने हैं कहां पे, मैड्रिड में, स्पेन में। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1946, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब वर्ल्ड वॉर 2 से एक और खबर है, क्या कि जापान और रशिया, ये दो देश, यहां पे जापान और यहां पे रशिया एंड हो रहा है। इसको कामचाटका पेनिनसुला भी कहा जाता है, कामचाटका पेनिनसुला। तो रशिया और जापान के बीच में एक ना स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स है। इन आइलैंड्स को क्यूराइल आइलैंड्स बोला जाता है, जिसके इस तरफ पैसिफिक ओशन है, और यानी ईस्ट की तरफ पैसिफिक ओशन है और वेस्ट की तरफ ओखोट्स्की है। तो अब ये क्या होगा, यहां के ना 4 आइलैंड्स हैं जो डिस्प्यूटेड है बिटवीन जापान और रशिया, जहां पे जापान कहता है कि ये 4 आइलैंड्स इटीरूप, शिकोटान, हाबोमाई और कुनाशी है। याद करने की जरूरत नहीं है, इतनी टेंशन मत लो, आपको बस क्यूराइल आइलैंड्स की लोकेशन याद रखनी है। तो जापान कहता है कि ये 4 आइलैंड्स हमारे हैं, जबकि रशिया यहां से कामचाटका पेनिनसुला से आते हुए ये कहता है कि ये आइलैंड्स हमारे, ये पूरे। तो उनके हिसाब से लाइन रशिया की यहां पे है और जापान के हिसाब से यहां पे है। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान और रशिया एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। जापान एक्सिस पावर्स के साथ था, रशिया एलाइड पावर्स के साथ था। दोनों की जब लड़ाई हुई तो 1945 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था
कि यहां पे लाइन रहेगी, लेकिन सोवियत रशिया या रशिया ने कहा कि हम उस एग्रीमेंट में बैठे नहीं थे, आपने अमेरिका के साथ एग्रीमेंट कर लिया, तो इसका मतलब हम पुराना क्लेम रखेंगे, यानी यहां तक। इसको लेके बात बात पे हमेशा टेंशन होने लगती है, और ये टेंशन अब बढ़ गई है क्योंकि रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट थोड़ा अग्रेसिव हो गया। तो जापान के जो फ्यूमियो कुशिडा है, जो वहां के प्रधानमंत्री, उन्होंने रिसेंटली कहा कि रशिया इसको इलीगली ऑक्यूपाई ना करे, यहाँ पे रशिया अपनी मिलिट्री ड्रिल्स भी करवाता रहता है। तो इस वजह से ये न्यूज में, तो आपको लोकेशन क्यूराइल आइलैंड्स की पता होनी चाहिए। ये आप यहां से, जो मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, वो आप वहां से पढ़ सकते हो। तो मेन मुद्दा मैंने आपको यहां पे बता दिया। इंटरनेशनली बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज। हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो देखते हैं कि इंडिया और बाकी कंट्रीज के बीच में बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जैसे युद्ध अभ्यास है अमेरिका के साथ, है ना, अजेय वॉरियर है यूके के साथ। वैसे ही साइबर एक्सरसाइजेस भी अब बहुत जरूरी है, क्योंकि साइबर अटैक्स एक बहुत बड़ा क्रिटिकल थ्रेट बन चुका है। एस्टोनिया, जो आपके नॉर्दर्न यूरोप की एक कंट्री है, बाल्टिक कंट्री उसे कहा जाता है, वहां पे विश्व की सबसे बड़ी साइबर डिफेंस एक्सरसाइज करवाई गई। और ये एक्सरसाइज किसने करवाई है? नेटो ने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एक साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आता है, उसने करवाई। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इस एक्सरसाइज का नाम है लॉक्ड शील्ड्स 2022, यानी आप अपनी शील्ड्स बंद कर रहे हो, लॉक कर रहे हो अगेंस्ट साइबर अटैक। ये सबसे पहली ऐसी एक्सरसाइज है और सबसे बड़े स्केल पे करवाई गई है। एस्टोनिया के बारे में क्या जानना है आपने? इसकी कैपिटल है टाइलीन, जहां पे ये एक्सरसाइज करवाई जा रही है, और ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, इसलिए इसकी करेंसी है यूरो। ठीक है, तो नाटो ने ये साइबर डिफेंस एक्सरसाइज करवाई क्योंकि रशिया, चाइना, यहाँ के हैकर्स ने कई सारे नाटो और यूएस के डिफेंस सिस्टम्स को हाईजैक करने की कई बार कोशिश की है। तो ये आपने याद रखना है, लॉक्ड शील्ड। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में चाइना से वैसी खबर आई जैसे चाइना से एक्सपेक्टेड होती है। क्या? कि वहां पे पहला ह्यूमन केस ऑफ H3N8 बर्ड फ्लू निकल के आया। अब चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन ने कहा कि H3N8 वेरिएंट आया है बर्ड फ्लू का, जो पहले सिर्फ डॉग्स, हॉर्सेस, बर्ड्स, सील्स में देखा गया था, लेकिन अब पहली बार एक 4 साल के बच्चे में भी, ह्यूमन बेबी में देखा गया है। और इसके बाद से दुनिया में अगेन बर्ड फ्लू को लेके टेंशन राइज हो गई है। एक्चुअली बर्ड फ्लू का जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो 4 तरीके का होता है, इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी और डी। इन्फ्लुएंजा ए और बी जो है वो ज्यादातर ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं, और उसमें से भी इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस जो है वो ज्यादातर ह्यूमंस को इन्फ्लुएंस करता है, और इसे एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं, यानी कि ये बर्ड्स में के थ्रू फैलता है। तो ए वाला जो इन्फ्लुएंजा है दैट इज फ्रॉम बर्ड्स, इसलिए उसको बर्ड फ्लू कहते हैं। अब टाइप ए में 2 प्रोटीन होते हैं, एक होता है हेमाग्लूटिनिन और एक होता है न्यूरमिनिडेज। आपको ना याद रहे तो चलेगा, लेकिन आपको H और N का मतलब यहां समझ आ जाए। तो इस टाइप ए के वायरस में 2 तरीके के प्रोटीन होते हैं। अब वो 2 में जो हेमाग्लूटिनिन है वो 18 तरीके का होता है, और जो न्यूरमिनिडेज है वो 11 तरीके का होता है। तो इससे ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि H1N1, H5N8, H3N9, N7, ऐसा है ना। तो तीसरे टाइप का हेमाग्लूटिनिन और 7वें टाइप का न्यूरमिनिडेज H3N7। तो ऐसे ये बनते रहते हैं। नाउ इन्फ्लुएंजा ए के ये सारे कॉम्बिनेशन है, जिसमें से अभी H3N8 वाला पहली बार ह्यूमंस को अफेक्ट करता पाया गया है। इन्फ्लुएंजा सी जो होता है वो ह्यूमंस में होता है, पर वो डॉग्स और पिग्स में भी पाया जाता है। और इन्फ्लुएंजा डी जो होता है वो कैटल में पाया जाता है, तो ह्यूमंस में अभी तक ये नहीं पाया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा टाइप इन्फ्लुएंजा जो है वो ह्यूमंस में नहीं पाया गया, तो आंसर है डी, इन्फ्लुएंजा डी। चलिए आगे, खेल जगत से खबर, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये लंदन के अंदर बेस्ड एक संस्था है जो अवार्ड्स देती है। इनफैक्ट यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सवाल पूछा गया। इस साल का लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स मेल कैटेगरी में मिला है मैक्स वर्स्टैपेन को, जो पिछले साल के फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। और फीमेल्स में इस कैटेगरी में जमैका की स्प्रिंटर इलेन थॉमस हेरा, इनको अवार्ड मिला है। तो इलेन थॉमस हेरा विमेन की तरफ से, विमेन कैटेगरी में जमैका की स्प्रिंटर है, और कई सारे मेडल इन्होंने ओलंपिक्स में जीते हैं, इस टोक्यो ओलंपिक्स में। और फॉर्मूला 1 के वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन को, इन दोनों को खिताब मिला है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। एक और कैटेगरी थी जिसका नाम था ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, और इस कैटेगरी में हमारे भारत के जैवलिन के गोल्ड मेडलिस्ट टोक्यो ओलंपिक्स के
नीरज चोपड़ा जी भी शामिल थे, बट उनको ये अवार्ड नहीं मिल पाया। ही कुड नॉट विन द अवार्ड। द अवार्ड वेंट टू इनफैक्ट टेनिस स्टार एमिली रेडेनेच। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि अवार्ड किसको मिला है? मैक्स वर्स्टैपेन को मिला है मेल कैटेगरी में, और इलेन थॉमस हेरा को मिला है फीमेल कैटेगरी में। स्पोर्ट्स में एक और खबर है सर्बिया ओपन टूर्नामेंट से। आपको बस ये याद रखना है किसने जीता टूर्नामेंट। बस सर्बिया ओपन टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच, जो बहुत ही वर्ल्ड फेमस प्लेयर है, उनको हराया गया है इस बार। सो ही हैज नॉट वन द विनर्स ट्रॉफी। द विनर्स ट्रॉफी हैज वेंट टू एंड्रे रूबलेव। और एंड्रे रूबलेव कहां से है? रशिया से है। तो देखिए रशिया यहां पे भी थोड़ा सा डोमिनेशन दिखा रहा है। एंड्रे रूबलेव सर्बियन ओपन, बस इतना ही। एक और बड़ी खबर और अच्छी खबर, भारत के कुश्ती के खिलाड़ियों की तरफ से एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का 30 मेंबर कंटिंजेंट गया था और वहां से 17 मेडल जीत के आया है। भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीतने वाले एकमात्र रेसलर है श्री रवि कुमार दहिया जी, जो ओलंपिक्स में भी मेडल जीत चुके हैं। तो भारत की रैंक यहां 5th आई है। टोटल मेडल्स इंडिया के 17 आए हैं। ये चैंपियनशिप कहां पे हुई थी? ये चैंपियनशिप हुई थी उलान बटार में। उलान बटार कहां है? मंगोलिया में। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, भारत के 17 मेडल, भारत एट 5th पोजीशन। रैंकिंग और इंडेक्सेस की बात करते हैं तो यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF नाम की एक संस्था है, और ये भारत के हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है पिछले 2 सालों से। क्यों? क्योंकि इस कमीशन ने ये रिपोर्ट निकाली है जिसमें भारत को उसने कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाला हुआ है। और किस पर्पस के लिए? वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम्स इन 2021। और ये USCIRF, आपको जान के हैरानी होगी कि अमेरिका के कांग्रेस के अंदर एक कानून के तहत बनाई गई है जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998। तो ये कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के लिए यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिकमेंडेशन देता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आप ऐसा समझ लीजिए कि फॉरेन मिनिस्टर है अमेरिका का। ठीक है, तो उसको ये रिकमेंडेशन देता है कि कौन से देश में रिलीजियस फ्रीडम्स को खतरा है। और ये कानून इन्होंने बाकी कंट्रीज को जज करने के लिए बनाया है, अपनी कंट्रीज के ऊपर नहीं अप्लाई करते हैं। तो बड़ा ही अच्छा है, अगर हम भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया और वियतनाम, इन सभी कंट्रीज को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंडर इस USCIRF ने रखा है। और USCIRF के अनुसार इंडिया में पिछले कुछ समय से रिलीजियस माइनॉरिटीज से के अगेंस्ट कुछ एक्टिविटीज की गई हैं। NGOs की फंडिंग को लेके देयर हैज बीन टाइटनिंग ऑफ द रूल्स, तो इसलिए इंडिया को इस कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में रखा गया। तो आपको बस ये याद रखना है USCIRF ये रिपोर्ट निकालता है रिलीजियस फ्रीडम के लिए। फिर एक और चीज, यूएस की ही एक और बॉडी जिसका नाम है USTR यानी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, वो हर साल अपनी एक रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम होता है स्पेशल 301 रिपोर्ट। और इस स्पेशल 301 रिपोर्ट में वो दूसरी कंट्रीज को जज करता है। तो दूसरी कंट्रीज को जज करता है ऑन द बेसिस कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कितना प्रोटेक्ट करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कि पेटेंट कराना उस कंट्री में कितना आसान है, कितनी देर तक पेटेंट प्रोटेक्शन रहता है, कितना डुप्लीकेट मटेरियल वहां पे मिलता है आसानी से या नहीं मिलता है ना। तो ये सब चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। तो इंडिया, रशिया और चाइना को इस USTR की रिपोर्ट ने वॉच लिस्ट पे रखा गया है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। तो आपको बस इतना समझना है कि पहली चीज USTR ये रिपोर्ट बनाता है, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, और इस रिपोर्ट में एक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट निकाली जाती है, यानी कि वहां पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो अच्छी तरह से नहीं सिक्योर रखे जाते हैं नेगेटिव लाइट में। तो इंडिया को भी इसमें प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। बस इतना याद रखना है आपने। स्टेट्स की न्यूज पे चलते हैं। देखिए, आगरा सबसे पहला शहर बना है जहां पे वैक्यूम बेस्ड सीवरेज सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा, और ये नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन। आगरा स्मार्ट सिटीज लिमिटेड इसे कर रहा है, और इसके अंडर एक्चुअली 100 करोड़ रुपए लगा के अगले 5 साल तक 53 किलोमीटर सीवर पाइप नेटवर्क बनाया जाएगा। और इसके अंदर जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, यानी निचले इलाके हैं जहां पे आसपास के रिवर्स का और नालों का पानी फंस जाता है, उन एरियाज के अंदर आप एक्सेसिबिलिटी कम होती है आप लोगों की, आप पहुंच के उस एरियाज के सीवरेज को रिपेयर नहीं कर पाते हो, इसलिए आप वैक्यूम सिस्टम लगाते हो। इसके साथ साथ आप जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हो, जिससे आप सेंसर्स लगा देते हो हर एक सीवर चैम्बर में। तो 112 चैम्बर में सेंसर लगाएं ताकि आप रिमोटली दूर से उसको मॉनिटर कर सको कि वाटर लेवल कितना है, ब्लॉकेज तो नहीं है, एंड एवरीथिंग। तो आगरा पहला ऐसा शहर बनने वाला है, तो ये आपके न्यूज में आ सकता है कि कौन सा शहर
आगे ये कोची में इस्तेमाल होने वाला है, बट फर्स्ट शहर विल ऑलवेज बी फर्स्ट शहर, तो वो आगरा है। एक और स्टेट से न्यूज क्या है कि केरला ने रिसेंटली नीदरलैंड्स के साथ एक पार्टनरशिप लॉन्च की है जिसका नाम है कॉस्मोस मालाबारिकस। ये कॉस्मोस मालाबारिकस क्या है? ये बेसिकली दोनों केरला और नीदरलैंड्स गवर्नमेंट्स के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसके तहत केरला काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च और नेशनल आर्काइव्स फॉर नीदरलैंड्स, ये दोनों पार्टनरशिप में क्या करने वाले हैं? केरला के कल्चर को, हिस्ट्री को प्रमोट करने वाले हैं। तो केरला की पेंटिंग्स के लिए पेंट अकेडमीज बनाई जाएगी यहाँ पे, केरला के स्टूडेंट्स को नीदरलैंड्स में एमए करने का मौका मिलेगा। तो ये कल्चरल और एजुकेशनल पार्टनरशिप है। बस आपको ये कंट्री का नाम और स्टेट का नाम याद रखना है कि कॉस्मोस मालाबारिकस। मालाबार क्या है? मालाबार कोस्ट है ना केरला में, केरला की कोस्ट को क्या कहते हैं? मालाबार कोस्ट। तो कॉस्मोस मालाबारिकस प्रोजेक्ट, ये बस आपने याद रखना है केरला और नीदरलैंड्स के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट दिस वीक वाज लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी, जिन्होंने रिप्लेस किया है जनरल मनोज मुकुंद नरावने जी को एज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, यानी कि भारत की सेना के सबसे उच्च कोटि के अफसर अब वो बन चुके हैं। ही इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड ही इज द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम द इंजीनियरिंग कोर, यानी कि इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इंजीनियरिंग कोर से ये पहले ऐसे ऑफिसर है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। ये IMA के एलुमनाई है एंड इनको 1982 में बॉम्बे सैपर्स के अंदर कमीशन किया गया था। इनका ह्यूज 39 इयर्स का एक्सपीरियंस है आर्मी में, जहां पे उन्होंने बहुत सारी पोस्ट पे उन्होंने कमांड की है। तो चाहे वो वेस्टर्न थिएटर में हो, ईस्टर्न कमांड जो भारत की सेना की ईस्टर्न कमांड है उसकी ये कमांड संभाल चुके हैं। साथ ही साथ ट्राई सर्विसेज अंडमान एंड निकोबार के अंदर जो कमांड है जिसमें तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ट्राई सर्विसेज कमांड है, वहां के भी कमांडर रह चुके हैं। तो इनका बहुत ही वेल्दी एक्सपीरियंस है और इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी। एंड एक लास्ट अपॉइंटमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो वाइस चेयरमैन इज जस्ट द सेकंड नंबर आफ्टर प्रधानमंत्री। ये पहले होते थे राजीव कुमार, यानी बिफोर अप्रैल 22 राजीव कुमार वॉज द वाइस चेयरमैन। नाउ इट इज सुमन के बेरी। तो सुमन के बेरी साहब नए नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने इन्हें अपॉइंट किया है, तो 1 मई से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा या हो गया है। एंड ही हैज ऑल्सो हैड अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट एक्सपीरियंस। तो इनका एक्सपीरियंस NCAR के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, ये PM की एडवाइजरी काउंसिल, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में रह चुके हैं, RBI के कई सारी कमिटीज में ये चेयरमैन भी रह चुके हैं और मेंबर भी रह चुके हैं। और शेल कंपनी नहीं, शेल इज अ मल्टीनेशनल एनर्जी जायंट, उसके ये चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और उससे पहले वर्ल्ड बैंक में भी इनका एक्सपीरियंस है। तो वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस हु इज कमिंग एज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग जस्ट बिलो प्राइम मिनिस्टर हु इज द चेयरमैन। तो इस बार की न्यूज में इतना ही, बाकी सारी न्यूज आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।